नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युद्ध में भड़भड़ाकर बिखर रही है रूस की सेना, अचानक गिर सकती है पुतिन की सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बाइडेन ने किया यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान, जंग टलने की उम्मीद हुई कम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका समेत 6 देशों ने बुलाई यूएनएससी की आपातकालीन बैठक, यूक्रेन में मानवीय स्थिति को लेकर होगी चर्चा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पूर्वी कमान का किया दौरा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रचंड बहुमत देने वाली यूपी की जनता को रिटर्न गिफ्ट देगी भाजपा, बनाया ये प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। युद्ध में भड़भड़ा कर बिखर रही है रूस की सेना, अचानक गिर सकती है पुतिन की सरकार, बड़ा दावा। जी दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के 20 दिन बीत चुके हैं और युद्ध के 21वें दिन भी जंग में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन 21 दिनों के बाद भी रूसी सेना का यूक्रेनी राजधानी कीव तक नहीं पहुंच पाना दिखाता है कि रूस कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है। वहीं मशहूर विज्ञान लेखक और राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रांसीसी फुकुयामा ने कहा कि रूस सेना अब यूक्रेन के एक मुश्त हार की संभावना की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन ने किया यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान, जंग टलने की उम्मीद हुई कम। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 22वें दिन भी जंग जारी है और इस युद्ध में रूस आए दिन यूक्रेन पर और अधिक हमलावर होता जा रहा है। वहीं इस संकट के बीच 6 देशों ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को आदेश दिया कि वो यूक्रेन पर तुरंत हमला बंद कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने अमेरिका को लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की आज़ादी के साथ खड़ा है और यूक्रेन के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगा। बाइडेन ने कहा कि हम आगे यूक्रेन की आर्थिक मदद भी करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका समेत 6 देशों ने बुलाई यूएनएससी की आपातकालीन बैठक, यूक्रेन में मानवीय स्थिति को लेकर होगी चर्चा। जहां दोस्तों, यूक्रेन पर चर्चा के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और 3 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, आयरलैंड और नॉर्वे ने बुलाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 21 दिन बीत चुके हैं और अभी भी स्थिति कुछ ठीक होती नहीं दिख रही है। हालांकि इतने दिनों में जारी युद्ध को रोकने के लिए अब तक हुई वार्ताओं के विफल रहने के बाद रूस और यूक्रेन ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि दोनों पक्ष के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के आसार दिखने लगे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पूर्वी कमान का किया दौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने बुधवार को सेना की पूर्वी कमान का दौरा किया और उनकी अभियान परिचालन गति तैयारी की समीक्षा की। पूर्वी कमान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी करती है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। सेना ने ट्वीट किया कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पूर्वी कमान मुख्यालय का दौरा किया है एवं अभियान परिचालन गति तैयारी की समीक्षा की है। सेना प्रमुख ने कमांडरों से बातचीत की और ड्यूटी के प्रति पेशेवर अंदाज के उच्च मापदंड एवं समर्पण को लेकर उनकी तारीफ की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचंड बहुमत देने वाली यूपी की जनता को रिटर्न गिफ्ट देगी भाजपा, ये है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने प्रचंड बहुमत देने वाली उत्तर प्रदेश की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में नई सरकार बनते ही गरीबों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसमें वृद्धावस्था, निराश्रित महिला एवं दिव्यांग जन पेंशन के करीब 1 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। सरकार इन्हें 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन देगी और इस पर सरकार के हर साल करीब 18,000 करोड़ खर्च होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमा मालिनी पीएम मोदी से मिली और मथुरा के 3 मंदिरों का जिक्र कर उठाई ये मांग। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर,
मंदिर, गोवर्धन में डांग घाटी मंदिर और बरसाना में श्रीजी मंदिर के महत्व से अवगत कराया। मालिनी ने कहा कि बनारस कॉरिडोर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए मैंने प्रधानमंत्री से मंदिरों में इसी तरह की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीनों मंदिरों के जीर्णोद्धार में पूरा सहयोग देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डेल्टा क्रॉन ने फिर पैदा किया डर, कितना खतरनाक है और क्या है लक्षण, ये आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन सामने आया है और बताया जा रहा है कि यह नया वायरस डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कुछ यूरोपीय देश फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क में इस नए डेल्टा क्रॉन वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट के काफ़ी कम मामले नजर आए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितना खतरनाक है या कितनी आसानी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस नए वेरिएंट की गंभीरता में कोई बदलाव नहीं दिखा है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चलती बुलेट पटरी से उतरी और 20 लाख घरों में छाया अंधेरा, भूकंप से हिला जापान, सामने आई तबाही की तस्वीरें। जहां दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो के नजदीक बुधवार रात आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। भूकंप के चलते 2 लोगों की जान गई, जबकि 88 लोग घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। जापान के मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, इस बार आया भूकंप सामान्य से कहीं ज्यादा है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई थी। रात 8:06 पर आए भूकंप का केंद्र टोक्यो से 257 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के सामने पस्त होने लगी है ड्रैगन की ताकत, अब संबंध सुधारने के लिए उठा रहा है कदम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रूस को उम्मीद थी कि वो 2 दिन में कीव पर कब्जा करके यूक्रेन को झुका देगा, लेकिन अभी तक उसका ये सपना दूर लग रहा है। रूस यूक्रेन की इस खूनी जंग को चीन, अमेरिका समेत देश बड़े ध्यान से देख रहे हैं और अपनी गिदड़ भभकियों से जब तब दुनिया को धमकाने वाले चीन को भी समझ में आ रहा है कि जब कमजोर यूक्रेन अपने से कई गुना ताकतवर रूस को कड़ी टक्कर दे सकता है तो भारत से मुकाबला होने पर उसकी क्या हालत होगी। माहौल को समझते हुए चीन अब लगातार भारत से दोस्ती के संकेत दे रहा है। चीन कितना गंभीर है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे मामले का हल निकालने की संभावना बनने लगी है। सहयोगी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीनी विदेश मंत्री के इस महीने के अंत में भारत आने की संभावना भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री 26 मार्च को अपनी नेपाल यात्रा के बाद नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, यूक्रेन के साथ कुछ समझौतों पर सहमति के बेहद करीब, खत्म होगी जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में भीषण हमलों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया है। लावरोव ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के साथ कुछ समझौतों पर सहमति बन रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। लावरोव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि अब रूस की ओर से ज्यादा यथार्थवादी मांगे की जा रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि उनका देश नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए जिससे रूस को खतरा पैदा हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स के गर्म मुद्दे के साथ घाटी की 5 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव की आहट तेज। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स के गर्म मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रस्ताव जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीट के परिसीमन प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं और अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का यह प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ा संदेश जरूर होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें, केंद्र सरकार बना रही है शानदार सड़क योजना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024 तक भारतीय सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने का है।
केंद्र सरकार ने भारत की सड़कों को शानदार बनाने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है और ऐसी सड़कें जो स्मूथ और खूबसूरत होंगी, जिस पर चलना किसी खूबसूरत सफर जैसा होगा। बुधवार को राज्यसभा को सूचित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र 2024 के अंत तक भारतीय सड़कों के बुनियादी ढांचे को अमेरिका के बराबर विकसित करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कही। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के बुनियादी ढांचे का विस्तार ही एकमात्र समस्या नहीं है। सड़क इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लोगों में जागरूकता और शिक्षा जैसे अन्य पहलू भी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में होली पर 2 दिन रहेगी छुट्टी, योगी सरकार ने जारी किया इसको लेकर आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इस बार होली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। यूपी सरकार ने पहले अवकाश की जो लिस्ट जारी की थी उसमें सिर्फ 18 मार्च को ही छुट्टी थी, लेकिन अब 19 मार्च को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में यूपी में सरकारी कर्मचारियों का अब 3 दिन अवकाश रहेगा। 18 को शुक्रवार, 19 को शनिवार और फिर अगले दिन 20 मार्च को रविवार की छुट्टी है। दोस्तों, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार ने बुधवार को 2 दिन अवकाश की अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य में 18 मार्च और 19 मार्च को 2 दिवसीय होली की छुट्टी रहेगी। बता दें कि यूपी में इस बार 18 और 19 मार्च को होली मनाई जा रही है। लखनऊ, कानपुर जैसे जिलों में लोग 18 को तो गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में 19 मार्च को होली खेलने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार के इस आदेश से लोगों को काफी खुशी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 200 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट, सोनिया अखिलेश को भी न्योता। योगी के शपथ ग्रहण की क्या है तैयारियां, आपको बता दें दोस्तों कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो होली के बाद 21 मार्च को शपथ ले सकते हैं और इस शपथ समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये समारोह रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शपथ समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। खबर है कि योगी के शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को भेजा जाएगा निमंत्रण और इस सब के अलावा उन प्रदेश भर के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 15 करोड़ लोगों को लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी योगी सरकार बना रही है। इसको लेकर योजना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद भाजपा राज्य के 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। अब खबर है कि नई बीजेपी सरकार अपनी मुफ्त राशन वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार देने की तैयारी कर रही है। खाद्य व रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिया जाएगा। यूपी में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू से की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था। हालांकि विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च 2022 के अंत तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया था और इस योजना के तहत यूपी सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाता है और इसके अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और नमक भी मुफ्त दिया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की चौथी लहर की आशंका गहराई, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर एक बार देश में चिंता के बादल मंडराने लगे हैं फिर से और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे और देश में चौथी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर ये बैठक बुलाई थी। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर चरम पर हैं और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुलाई गई ये बैठक 1.5 घंटे तक चली और इसमें तय किया गया कि कोरोना को लेकर और ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कोरोना टेस्ट को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। बता दें कि चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं।
चीन में कोरोना संक्रमण के ज़्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट स्टेल्थ के हैं और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चीन ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का असर चीन की तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी पर देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर चेतावनी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान 100% संकट में, अविश्वास प्रस्ताव पर वोट से पहले सहयोगी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार संसद में बहुमत हारने की कगार पर है। पाकिस्तान सरकार का समर्थन कर रही एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के 3 प्रमुख सहयोगी कैबिनेट छोड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार पाकिस्तान में इस महीने के आखिर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अगर 3 मंत्री इमरान सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं तो इससे विपक्षियों के वोट की संख्या बढ़ जाएगी। मंगलवार शाम टीवी को दिए गए इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही, जिनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कुवैत पार्टी है, उन्होंने ये कहा है। दोस्तों, चौधरी परवेज इलाही सरकार में शामिल हैं और पाकिस्तान की संसद के निचले सदन में उनकी पार्टी के 5 सदस्य भी हैं। तो दोस्तों, क्या गिर जाएगी इमरान खान की सरकार? क्या कुछ होगा, आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई बार कराई फजीहत और फिर मुस्लिम देशों की मीटिंग में कश्मीर मुद्दा उठाने की तैयारी में है पाकिस्तान। जहां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को मुस्लिम मुल्कों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की एक मीटिंग का आयोजन है और इस बैठक में 48 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले सकते हैं। बीते कई सालों में ऐसी मीटिंग्स में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऐसी ही तैयारी कर रखी है। हालांकि कई बार उसे इस्लामिक देशों की मीटिंग में जलील होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान ने ज़रूर कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी और इस पर इमरान खान ये शिकायत भी कर चुके हैं कि इस्लामिक देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं।